आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 28। कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। कह रहा है एक कण है और वो अपना गति स्थिर अवस्था से प्रारंभ करता है अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। और वो गति इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें कोई एक नियत बल लग रहा है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड in first 10 second is S1 and that covers is the first 20 second is S2, then S1 और S2 में क्या रिलेशन। तो कह रहा है कि एक कण है वो स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है और चलने का कारण क्या है कि उसमें एक स्थिर बल लगना शुरू हो जाता है। तो वो पहली 10 सेकंड में S1 दूरी तय करता है और अगली 10 सेकंड में S2 दूरी तय करता है। तो S1 और S2 में रिलेशन क्या है, तो इसको देखते हैं। तो चूंकि देखिए दूरी वो अपनी विरामावस्था से शुरू करता है इसलिए प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। अब देखिए गति का फार्मूला होता है यस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यूटी में u चूंकि प्रारंभिक वेग है तो 0 हो जाएगा पूरा यूटी, केवल हाफ AT स्क्वायर बचेगा, इसलिए यस इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर उसने रखा है। ये फार्मूला होता है, क्योंकि u 0 है इसकी जगह रखेंगे तो केवल ये पूरा 0 हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर बचेगा। तो S1 बराबर पहले 10 सेकंड में, S2 बराबर दूसरे 10 सेकंड में। तो S1 बराबर हाफ A, T हमारा 10 सेकंड है तो T का 10 का स्क्वायर हो गया, 50 से आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकंड। अब 20 सेकंड में S2 बराबर हाफ A, 20 का स्क्वायर तो आ गया 200A। अब ये 50A है 200A है, तो S1 और S2 में तुलना करेंगे तो S2 बराबर 4S1 आ जाएगा, क्योंकि S1 से S2 4 गुना ज्यादा है S2, इसलिए S1 में अगर 4 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो S1 में 4 का गुणा कर दिया तो बराबर हो गया। तो S2 बराबर 4S1। 28 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 28 का बी। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखिए चाहे कांस्टेंट फोर्स का है चाहे कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक ही बात है। इसमें कहा था कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो इसका भी मतलब यही है कि नियत त्वरण से गति कर रहा है। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, त्वरण नियत होता है, तो हमारे गति के सारे नियम लग जाते हैं। तो जब त्वरण कांस्टेंट होगा तभी गति के नियम लगेंगे, इस बात को ध्यान देना। तो कह रहा है एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में कहें या एक विमीय गति कहें, एक समान त्वरण से गति कर रहा है। इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। यह 10 मीटर पर सेकेंड से अपनी वेग को चेंज कर रहा है टू 20 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर से 20 मीटर हो जाता है इसका वेग। व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 135 मीटर इन T सेकेंड। जब वो 135 मीटर दूरी तय करता है T सेकेंड में, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ T इज। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है एक कण है सरल रेखा में गति कर रहा है, गति उसकी कांस्टेंट त्वरण के साथ हो रही है, नियत त्वरण के साथ हो रही है, और उसका वेग 10 मीटर से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है 135 मीटर दूरी चलने पर। और 135 मीटर दूरी T सेकंड में चलता है, तो हमें T की वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए वो चलना शुरू करता है तो प्रारंभिक वेग T समय है, U हमारा
135 मीटर चलने में देखिए u 10 मीटर पर सेकंड है पहले, बाद में v 20 मीटर पर सेकंड है, दूरी h 135 है और समय t है। तो t हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए v हमारा 20 मीटर पर सेकंड है, u 10 मीटर पर सेकंड है, s 135 मीटर हो गया। तो ये फार्मूला लगा दिया गति का तीसरा समीकरण, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इससे हमारा त्वरण आ जाएगा। तो ये फार्मूला लगाया तो a निकालना है, तो ये पूरा इसके बटे 2s हो जाएगा। तो पहला हमारा अंतिम वेग है तो 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, प्रारंभिक वेग 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, अपान 2 इंटू यस हमारा 135 है तो 135 हो गया। तो ये ए आ गया सॉल्व करने पे 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये गति का पहला समीकरण लगा दिया, v बराबर u प्लस ए टी, तो t बराबर v माइनस यू अपान ए हो जाएगा। तो v हमारा v 20 है और u 10 है, तो 20 में 10 घटेगा तो 10 मीटर पर सेकंड बचेगा, अपान ए हमने निकाल लिया है 10/9, तो आ गया 9 सेकंड। तो 29 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमको ये समझना है कि फार्मूले कौन कैसे लगेंगे। तो देखिए v दिया था, u दिया था और यस दिया था और t निकालना था हमको। तो डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है जिससे t निकाला है, तो पहले गति का तीसरा समीकरण लिखा जिसमें v u a और यस दिया है, उससे त्वरण निकाल लिया, क्योंकि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 135 मीटर चलने के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जिसमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी और त्वरण है, वही फार्मूला लगाया गया। अब त्वरण निकल आया तो त्वरण के बाद पहला समीकरण लगा के हमने समय निकाल लिया। तो कब कौन सा समीकरण लगेगा इस बात को ध्यान देना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कह रहा है एक कण है वो विराम अवस्था से चलना शुरू करता है एंड मूविंग विद एन एक्सीलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। इन द थर्ड सेकंड इज, तो तीसरे सेकंड में वो कितना चलेगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे पता चल रहा है कि मीटर में है, तो इसका मतलब तीसरे सेकंड में हम कितना दूरी चलेगा वो बताना है। तो फिर से समझिए कि ये कण है वो विराम अवस्था से चलना शुरू करता है और 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है। तो कह रहा है तीसरे सेकंड में वो कितना दूरी चलेगा। थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड में देखिए इसका फार्मूला अलग होता है। इसको हम लोग जब विमा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां निकाले थे, लिखे थे। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, एस यू बराबर 0। तो इसको ये समझिए कि तीसरे सेकंड में हमसे पूछ रहा है तो तीसरे सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, दूसरे सेकंड से घटा दें कि दूसरे सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, घटा दें तो तीसरे सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच चली दूरी आ जाएगी, तो तीसरे सेकंड में कितना चला वो पता चल जाएगा। तो यस थर्ड बराबर, अब देखें यहाँ पर यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चूंकि रेस्ट से शुरू करता है तो यू और टी 0 हो जाएगा, क्योंकि यू बराबर 0 रखना पड़ेगा। देखिए यू है तो हाफ ए टी स्क्वायर केवल बचेगा, तो ये केवल हाफ ए टी स्क्वायर ही यूज किया है। तो थर्ड सेकंड में चली गई दूरी इक्वल टू हाफ ए तीसरे सेकंड में माइनस हाफ ए दूसरे सेकंड में, तो टी का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया, इधर 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो आ गया 1/2 ए इंटू 5। अब गिवन हमको दिया है, त्वरण दे दिया है, त्वरण दिया है ए बराबर 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है। तो थर्ड सेकंड में चली गई दूरी हाफ, अब जो ए है उसकी जगह 4/3 रख देंगे, ये 5 हो गया तो ये आ गया 10/3 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरे में दूसरे को घटा दिया, कितनी दूरी तीसरे में चली कितनी दूसरे में, तो तीसरे सेकंड में चली गई दूरी आ गई
और इसके बाद उस फार्मूले में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया गया है तो उसको रख दिया तो हमारा 3rd सेकंड में चली गई, दूरी आ गई। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 2 bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height of 16 meter and 25 meter। कह रहा है 2 वस्तुएं हैं ए का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, बी का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। इनको 16 मीटर मतलब ए को 16 मीटर और बी को 25 मीटर ऊंचाई से ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप का मतलब ऐसे हाथ से छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई वेग दिया नहीं जाता, मतलब उसकी प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज। तो पृथ्वी तक पहुंचने में उनका जो समय है उसका अनुपात कितना है। तो यहां पर देखिए फार्मूला होता है h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब u बराबर हमारा 0 है तो h बराबर हाफ GT स्क्वायर बचेगा। तो समय t बराबर ये 2 इधर आ जाएगा तो 2h हो जाएगा अपान g नीचे चला जाएगा तो g नीचे चला गया, ये अंडर रूट आ गया तो t बराबर अंडर रूट 2h अपान g हो जाएगा। अब इसी फार्मूले को लगा देंगे a बॉडी के लिए और b बॉडी के लिए। तो TA अपान TB इक्वल टू अंडर रूट 2HA अपान जी अपान अंडर रूट 2HB अपान जी। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान नहीं है, कोई बॉडी का द्रव्यमान अलग अलग हो तब भी वो इसी हिसाब से जमीन पे पहुंचेगी जितना गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। तो अब जी कांस्टेंट है, दोनों के लिए जी एक ही लगेगा क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। तो पृथ्वी के लिए कांस्टेंट है तो कोई भी बॉडी गिरे तो जी सेम रहेगा। तो जी कट गया तो अंडर रूट HA अपान HB आ गया। तो अंडर रूट 16/25 आ गया। तो 4 का रूट निकालेंगे तो 4 आएगा और 25 का 16 का निकालेंगे तो 4 आएगा, 25 का निकालेंगे तो 5 आएगा। तो टाइम ए और बी के लिए 4/5 का रेशियो आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक गेंद है उसको ऊपर की ओर फेंका गया है। इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और उसकी वेलोसिटी यानी चाल क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट हैज रीचेज 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। जब ये जितना ऊंचाई चलती है उसकी आधी दूर तक पहुंचती है तो हाउ हाई डज द बॉल राइज। तो हाउ हाई डज द बॉल राइज। तो जितना चलना चाहिए उसकी आधी ऊंचाई तक पहुंचती है तो उसके बाद कह रहा है कि और कितना ऊंचाई तक पहुंचेगी। फिर से बाल पढ़ते हैं। कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है। जब वो जितना चलना चाहिए उसकी आधी दूरी पहुंचती है यानी मैक्सिमम हाइट से तो कह रहा है हाउ हाई डज द बॉल राइज। तो अब कितना ऊपर जाएगी। जी की वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड इसका। तो आधी दूरी पर 10 मीटर पर सेकंड है उसका वेग, मतलब जब फेंकी जाती है तब है। तो आधी दूरी पहुंचने पर कह रहा है आधी दूरी जब पहुंचेगी तो उसके बाद मैक्सिमम हाइट की आधी दूरी पर पहुंचती है तब उसका 10 मीटर पर सेकंड वेग है। इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हैज रीच 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। जब अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर है तब उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, प्रारंभ में नहीं। तो कह रहा है वो अब कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो इसको देखते हैं। यहां पर देखिए जब वो वस्तु फेंकी जाती है तो उसकी कुछ प्रारंभिक वेग होगा और अंतिम वेग होगा। इसके बाद जो है ऊंचाई होगी और गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, ऊंचाई, गुरुत्वीय त्वरण सब गति के तीसरे नियम में मिलेंगी।
तो गति का तीसरा नियम लगाते हैं। तो आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम्स 0। जब वो सबसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी तो यानी वस्तु एकदम टॉप पर पहुंच जाएगी, तो उसके बाद पृथ्वी के गुरुत्व के कारण नीचे को लौटेगी। इसका मतलब जब टॉप पर होगी तो वेलोसिटी 0 होगी, उसका वेग 0 हो जाएगा, फिर नीचे गिरना शुरू करेगी, तो अंतिम वेग 0 होगा। तो अंतिम वेग 0 रख दिया, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिया, -2 जी की वैल्यू 10 गुणे एच जब आधी ऊंचाई पर पहुंचेगा तब की बात कर रहा है, तो h/2 हो गया। तो इसलिए h बराबर 200/20 आ गया, तो यानी h बराबर आ गया 10 मीटर। तो इसका मतलब वो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगी, 10 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचेगी। और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूंकि ये आधी ऊंचाई पर है तो यहाँ पर h/2 रख दिया गया। तो ये 32 का 10 मीटर आ गया, 10 मीटर की हाइट तक पहुंचेगी, तो 32 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड। एक व्यक्ति है वो गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहा है विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। तो वो देखिए 2 गेंद को फेंक रहा है ऊपर की ओर, तो दोनों गेंदों को सेम स्पीड से फेंक रहा है, समान चाल से फेंक रहा है, लंबवत ऊपर की ओर। बस अंतर इतना है कि एक बाल को, दोनों बाल फेंकने के बीच का अंतर 2 सेकंड है, मतलब एक बाल को पहले फेंकता है, उसके 2 सेकंड बाद दूसरी बाल को। तो कह रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रोन सो दैट मोर देन 2 balls आर इन द स्काई एट एनी टाइम। तो कह रहा है कि वो किस चाल से उन दोनों बालों को फेंके कि दोनों बाल किसी निश्चित समय में आकाश में रहें। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रोन, फेंकने की स्पीड क्या होगी, सो दैट मोर देन 2 balls, जिससे कि 2 से अधिक बाल आर इन द स्काई एट एनी टाइम, कि वो हवा में रहे, मतलब या आसमान में रहे। कह रहा है किस वेग से फेंके कि 2 से अधिक बाल, मोर देन 2 balls, 2 से अधिक बाल हवा में रहें। तो इसको देखते हैं। अब देखिए इंटरवल ऑफ बॉल थ्रोन, 2 गेंदें जो फेंकी जा रहे हैं उनके बाद इंटरवल कितना है उनके बीच, 2 सेकेंड। तो इफ वी वांट दैट मैक्सिमम 3 यानी मोर देन 2 balls रिमेन इन एयर, हम ये चाह रहे हैं कि 2 से अधिक यानी 3 बाल, 2 से अधिक 3 ही होगा तो 3 बाल कह दें, या 2 से अधिक बाल कहें, कि वो बचे टाइम में हवा में रहें इन एयर, देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल। तो अगर 3 गेंद हवा में रहें तो पहले बाल फेंकने का टाइम क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड, तो वो 4 सेकेंड से अधिक होगा, क्योंकि 2 बाल के बीच फेंकने का अंतर 2 सेकेंड है। तो पहली को फेंका, फिर उसके बाद 2 सेकेंड बाद दूसरी को फेंका, फिर 2 सेकेंड बाद तीसरी को। अब 2 सेकेंड बाद जब तीसरी को फेंका, तो जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो जितने समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। तो पहली बाल को मान लीजिए फेंक दिया, तो वो 2 सेकेंड तक ऊपर गई, तब तक दूसरी बाल फेंकना है। अब वो 2 सेकेंड बाद नीचे आके जमीन से टकरा जाएगी, तो 4 सेकेंड में 2 ही बाल ऊपर रह पाएंगी। तो 4 सेकेंड से ज्यादा समय होगा तभी 3 बाल ऊपर रह सकती। तो इसीलिए वो कह रहा है कि इफ वी वांट दैट मैक्सिमम 3 balls रिमेन इन द एयर, अगर हम ये चाहते हैं कि 2 से अधिक या 3 बाल हवा में रहें, देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड। तो ये हमें निश्चित करना पड़ेगा कि जो पहली बाल फेंकी जा रही है वो हवा में 4 सेकेंड से ज्यादा रहे। तो इसीलिए कह रहा है टी इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड, आर 2u अपॉन जी इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड। तो इसलिए u इक्वल टू जी का मान 9.8 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 9.8 करेंगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो गेंद का वेग जो है 19.6 मीटर पर सेकेंड के से ज्यादा वेग से जब फेंकेंगे
तो 3 गेंदें हमारी हवा में रह पाएंगी, यानी पहली जमीन में आने से पहले ही 3 गेंदें हवा में रहेंगी, ये होगा। तो यहां पर यह समझना है कि जो समय की वैल्यू है उसकी तुलना 2u/g से की गई है। तो 2u/g जब t से ज्यादा होगा तो 3 बालें ऊपर रह पाएंगी। तो 2u/g 4 सेकंड से ज्यादा होगा समय से, तो ये u अगर हम निकालेंगे तो 19.6 से ज्यादा आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। कह रहा है यदि एक गेंद को u स्पीड से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर या लंबवत, तो कह रहा है द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। तो एसेंट माने ऊपर जाना, डिसेंट माने नीचे आना। तो कह रहा है कि लास्ट t सेकेंड में जब एसेंट मतलब ऊपर जा रही है तो कितना दूरी कवर करेगी। तो यहां पर देखिए लेट टोटल हाइट इज h। अगर वो पूरी हाइट जो है h कवर कर रही है, गेंद जब ऊपर की ओर फेंकी गई तो पूरी हाइट मान लीजिए h कवर कर रही है, तो ये h देखिए बना दिए, पूरी हाइट कैपिटल H है, और मान लीजिए इतना y है और इतना स्मॉल h है। तो कह रहा है टाइम ऑफ एसेंट, पूरी हाइट h है और पूरा ऊपर तक पहुंचने में समय कैपिटल T लग रहा है। अब फार्मूला लगा दिया h बराबर ut माइनस हाफ GT², इसलिए क्योंकि बाल ऊपर की ओर फेंकी गई है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए माइनस साइन। तो ut माइनस हाफ GT², तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन टाइम t माइनस t सेकेंड, मतलब पूरा चाल t सेकेंड है और पूरा समय नीचे से ऊपर तक जाने में t है और लास्ट सेकेंड के अलावा t सेकेंड है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए y इक्वल टू हो जाएगा ये y इक्वल टू u, अब ये t की जगह t माइनस टी हो जाएगा। अभी ये पूरी हाइट थी, अब ये इतना तक चलने के लिए, इतना तक चलने में मान लीजिए टोटल चलने में समय t लगा और इतना चलने में स्मॉल t लगा। तो इतना चलने में कितना लगेगा, t माइनस स्मॉल t, तो वही t माइनस स्मॉल t रख रहा है इसके लिए। इतना चलने में t लगेगा, ये नहीं, तो इतने के लिए t माइनस टी, इसमें से इसको घटा देंगे तो इसके लिए लगा समय आ जाएगा। तो ये आ गया, ये आ गया y इक्वल टू, अब ये इतने के लिए y इक्वल टू u, और ये पूरा t है तो t में से घटा देंगे तो इतने के लिए लगा समय आ जाएगा। तो कैपिटल T माइनस टी माइनस हाफ g कैपिटल T माइनस स्मॉल t का होल स्क्वायर। तो सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन लास्ट t सेकेंड, इसलिए लास्ट t सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगी, ये स्मॉल h। तो h बराबर हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल y। तो ये स्मॉल h बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल y। तो कैपिटल H तो हमने ये निकाल लिया है, ut माइनस हाफ GT² माइनस, अब ये स्मॉल y हमने ये निकाला है, तो माइनस u कैपिटल T माइनस स्मॉल t माइनस हाफ g कैपिटल T माइनस स्मॉल t का होल स्क्वायर। तो बाय सॉल्विंग एंड पुटिंग t बराबर u/g वी विल गेट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद रखेंगे t बराबर u/g। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 3 बाल ऊपर रहे तो उसके लिए 2u/g, t से
ज्यादा होना चाहिए, 2u/g t से कम होना चाहिए, मतलब ये 2u/g t से ज्यादा होगा, यानी 4 सेकंड से ज्यादा, क्योंकि 4 सेकंड में 4 सेकंड से जब ज्यादा होगा तभी 3 बाल हवा में रह सकती थी। तो इसी प्रकार यहां पर देखिए, इसी तरह यहां पर बाई सॉल्विंग एंड पुटिंग t बराबर u/g वी विल गेट, हमको क्या प्राप्त होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये कैपिटल T जो आएगा उस कैपिटल T की जगह u/g रख देंगे, तो सॉल्व करने के बाद h बराबर हाफ GT² आ जाएगा, स्मॉल t², मतलब अंतिम सेकंड में इतना दूरी चलेगी वस्तु। अब देखिए ये आया कैसे, इसको भी देख लेते हैं। तो प्रारंभिक समीकरण होता है गति का v बराबर u+gt। जब वस्तु एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो v अब चूंकि देखिए वस्तु ऊपर को जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण और नीचे लग रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो ये v 0 हो जाएगा। तो u हमारा बचेगा gt, यानी t u/g, अगर ये कैपिटल लिखा जाए तो वही t u/g लिखा है। और यही जो है t 2u/g इज ग्रेटर देन t, हमारा इस वाले क्वेश्चन में देखे रखा गया 33 वाले में, 2u/g इज ग्रेटर देन t। अगर t जो है 4 सेकंड से ज्यादा होगा, या ये कहें कि 2u/g जो है ज्यादा होगा 4 सेकंड से, तभी 3 गेंद हवा में रह सकती। तो वही चीज ये भी ऐसे ही निकाला गया, ये 2u किया गया है 3 बाल ऊपर रखने के लिए। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, आधी ऊंचाई पहुंचने पर इसका वेग जो है उस पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट, तो अधिकतम दूरी कितना जा सकता है। g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी पीछे भी सेम यही क्वेश्चन आया था, पीछे अभी हम लोगों ने किया है, पीछे सेम क्वेश्चन अभी आया था, अभी किया है ये 32 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप देखें, ये मैक्सिमम हाइट ये h हो गई, आधी दूरी h/2 हो गई, और जब ये आधी दूरी पर पहुंचता है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड इसका वेग है कण का। और जब टॉप पर पहुंचेगा उच्चतम बिंदु पर तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां से लौटना शुरू करेगा पृथ्वी की ओर। तो ये पूरी दूरी h है, आधी दूरी h/2 है, और इतनी दूरी को h1 मान लिया है, तो वही हमको निकालना। तो फॉर हाफ हाइट, आधी ऊंचाई के लिए, अब फार्मूला लगा दिया गति का तीसरा समीकरण, v² बराबर u² - 2gh। तो v हमारा यहां पर, अब देखिए यहां से यहां तक आधी दूरी के लिए अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड होगा, और प्रारंभिक 0 होगा, क्योंकि 0 से ऊपर की ओर फेंका गया। तो फॉर टोटल हाइट, ये प्रारंभ के लिए। अब फॉर टोटल हाइट अगर हम निकालें तो अंतिम वेग यहाँ पर 0 होगा, देखें अंतिम वेग 0 होगा, तो ये अंतिम 0 रख दिया, इक्वल टू प्रारंभिक u² - 2gh। तो फ्रॉम 1 and 2, पहले देखिए आधी ऊंचाई के लिए रखा, तो आधी ऊंचाई में अंतिम वेग ये ले लिया जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड है तो वो रख दिया, और ये u रख दिया प्रारंभिक वेग। और टोटल ऊंचाई के लिए ये अंतिम वेग v की जगह 0 रख दिया, और फिर वैसे फार्मूला लग दिया, ये h आधी ऊंचाई के लिए था तो h/2 रखा, और ये पूरी ऊंचाई के लिए था तो h रखा। अब पहले और दूसरे को सॉल्व कर लिया, तो u² कट जाएंगे,
तो 10 का स्क्वायर बराबर 2GH/2 आ जाएगा। तो ये 100 बराबर 2GH/2 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो H बराबर हमारा 10 मीटर आ गया। तो पूरी हाइट जो है वस्तु 10 मीटर तय करेगी। तो ये देखिए 35 का C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 35 का C। अब 36 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।